हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है, मून ही सब डिसाइड करता है। मून ही सब सेट करता है। हमें किस तरह का डिप्रेशन होगा, किस तरह की एंजाइटी होगी, ये भी मून डिसाइड करता है। हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंस भी मून डिसाइड करता है। हमारी ईटिंग प्रेफरेंस भी मून डिसाइड करता है। हमारी रीडिंग प्रेफरेंस भी मून डिसाइड करता है। जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ आपको ये बात समझाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं मून ही डिसाइड कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इन आवर कुंडली। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ? आज की वीडियो इसी बारे में है कि आप ऐसे क्यों हो। आज हमारे साथ फिर से राजन खिल्लन जी हैं जो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्ते राजन जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं मैरिड हूँ। एक्सपीरियंस अ लॉट। एक्सपीरियंस अ लॉट ना। मैं आते ही इधर हूँ कि कुछ बोल पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसा क्यों हूँ? हाँ जी। ये लक्ष्य मूवी में एक सॉन्ग था ऋतिक रोशन का, हम ऐसे इसलिए हैं जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, वो में नाइजर है, मैं नाइजर है, पढ़े लिखे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हमारी कुंडली हमें ऐसा बनाती है, हमारा मन हमें ऐसा बनाता है। अगर हम क्रिएटिव हैं तो हम अपनी चॉइस से क्रिएटिव नहीं है, हम अपने प्लैनेट्स की वजह से क्रिएटिव है। अगर हम ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो हमने चॉइस की वजह से नहीं होते, प्लैनेट्स की वजह से होते हैं। अगर हमें कुछ पसंद है खाने में, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, वो स्वीट टूथ अपनी वजह से नहीं है, वो अपने प्लैनेट्स की पोजीशनिंग की वजह से है। तो मैं ऐसा क्यों हूं, ये इट्स ऑल अबाउट अवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट मून। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ आवर चार्ट इज मून। उसका साइज कितना है, वो कौन सी राशि में बैठा है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो उस नक्षत्र में बैठ के कौन से नवमांश में प्लेस करता है, और नवमांश में उस पर किसकी दृष्टि आ रही है, और D1 में उसके बाद किसकी दृष्टि आ रही है, किसके साथ वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। ये 4-5 फैक्टर्स बता देंगे कि हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम हैं। सबसे पहले हमने मून को देखना है। मून रिप्रेजेंट्स आवर माइंड। वो 1 से लेकर 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये किसी भी राशि में हो सकता है। 360 डिग्री में मून किसी भी राशि में हो सकता है। इन 12 राशियों में 27 नक्षत्र है, और एक नक्षत्र की जो सरकमफ्रेंस है वो 13 डिग्री 20 मिनट की है। ठीक है। हर नक्षत्र का अपना एक लॉर्ड है, हर नक्षत्र के अपनी 4 पताएं हैं, 4 चरण है, 4 पार्ट्स है, 4, एक नक्षत्र को 4 कैटेगरीज में डाला हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट एरीज साइन में आता है। एरीज साइन फर्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट्स इज अश्विनी नक्षत्र। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट्स के हमें 4 पार्ट्स मिलेंगे, 320, 320, 320, 320। ठीक है। 320, 320 इक्वल टू 640। हाँ जी। 640 प्लस 320 इक्वल टू 960। 960 ये डिग्री टर्म्स में 10 ही होता है, डिग्री टर्म्स में 960 10 ही होता है। 9:59 मिनट्स के बाद 9:60 नहीं होते, 10 बजते हैं। 320 का एक पार्ट है जिसको हम चरण बोलते हैं, जिसको हम पद बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम 1/4 ऑफ नक्षत्र बोलते हैं। 4 हो गए 13 डिग्री 20 मिनट के। फॉर एग्जाम्पल कोई एरीज में पैदा होता है हाँ जी। फर्स्ट 320 डिग्री में, तो उसका नवमांश भी एरीज का ही होगा। ओके। अगर सेकंड 320 में पैदा होता है तो उसका नवमांश होगा टॉरस का। ठीक है। थर्ड में होगा तो जेमिनी, फोर्थ में होगा तो कैंसर। ठीक है। एरीज मून में भी सेम होगा, एरीज लगन में भी सेम होगा। हम एरीज मून की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता है, पहले जब हमने अश्विनी नक्षत्र किया था आप ही के चैनल में साहिल के साथ, तो हमें ये पता है कि जब अश्विनी नक्षत्र का वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो हमें डॉक्टर, पीठ, घोड़ा, अश्विनी कुमार, और कहीं ना कहीं मेडिकल के ऊपर हमारा इंक्लाइनेशन रहता है। अब अश्विनी नक्षत्र वालों का मेडिकल के ऊपर इंक्लाइनेशन इसलिए रहता है क्योंकि अश्विनी कुमार वॉज द डॉक्टर ऑफ देवतास। डॉक्टर देवदास। डॉक्टर ऑफ देवदास। अश्विनी कुमार की जो रिप्रेजेंटेशन है वो घोड़े से है। अश्विन घोड़ा। हाँ, तो डॉक्टर ऑफ देवदास है, घोड़ा रिप्रेजेंट करता है वाहन को, रथ को। तो आइदर स्पीड कार्स, एरोप्लेन्स, टर्बोजेट्स, इंजन्स, आइदर मेडिकल फील्ड, ये यहाँ तेज चलना या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तेजी से पहुंचाना, ये सब अश्विनी के उसमें आते हैं। इन लोगों को इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, अश्विनी वालों को। प्लस अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है और चंद्रमा उसका बाय डिफॉल्ट एरीज में रहेगा, तभी अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब अश्विनी नक्षत्र की पहली 3 डिग्री 20 मिनट पे चंद्रमा उसका नवमांश में भी एरीज का रहेगा, पहली डिग्री में। पहली 3 डिग्री 20 मिनट पे। हाँ जी। ठीक है। हाँ।
पहले पार्ट में। पहले पार्ट में पहले पार्ट, चंद्रमा नवमांश में भी एरीज में रहेगा, ठीक है। ये कंफर्म है। जब नवमांश में चंद्रमा एरीज में है और लगन में भी चंद्रमा एरीज में है, D1 में भी और D9 में, दोनों में चंद्रमा एरीज में है, तो उस आदमी के अंदर इंडिपेंडेंस की बहुत ज्यादा अर्ज होगी। ही और शी वांट टू बी अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो इगोइस्टिक भी होगा और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में काम करेगा। एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, या मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा बहुत ज्यादा, किसी की बात सुनेगा नहीं, किसी के दबाव में नहीं आएगा, बहुत मॉडर्नाइज उसकी लाइफस्टाइल होती है। अब इस मंगल को D1 और D9 आइदर ऑफ द साइड या D9 में अगर सूर्य से दृष्टि मिलती है तो सारावली कहती है कि ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो जाता है और अपनी बातों को नहीं बताता और दूसरे को दुख पहुंचा के या रिवेंज लेके इसको सुख मिलता है। अगर यही मंगल या मेष राशि या ये चंद्रमा मंगल से दृष्ट होता है, पहले में हमने सूर्य से दृष्टि पकड़ी इसकी, अब मंगल से दृष्टि पकड़ेंगे, ठीक है। ओवर एंगर आता है, ओवर रिवेंजफुल हो जाता है। और बुध से होता है तो उतावला हो जाता है, उतावला स्वभाव हो जाता है। और ये मंगल जैसे जैसे दूसरी राशियों से अपने आप को किसी तरह से एक्सचेंज करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा, दूसरा जैसे गुरु के साथ करेगा तो इसको बहुत बड़े बड़े लोग सपोर्ट करेंगे, समर्थन में इसके लोग उतरेंगे। शुक्र के साथ करेगा तो ये लड़कियों को अट्रैक्ट करने में, और अगर लड़की है तो लड़कों को अट्रैक्ट करने में सफल हो जाएगा। और शनि के साथ करेगा तो हमेशा मन में कुछ और होगा और जुबान में कुछ और होगा, अपनी ओरिजिनल लाइफ में भी एक्टिंग करता ही नजर आएगा। तो चंद्रमा मंगल के नवमांश में, ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन मंगल के नवमांश में जाने के बाद वो किससे दृष्टि कर रहा है, किससे चंद्रमा किससे एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, किसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है। प्लैनेट्स की भी अपनी रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप डिसाइड करती है कि हमारा नेचर कैसा होगा। और अगर मल्टीपल वर्क चार्ट्स में, मल्टीपल डिविजनल चार्ट्स में वो रिलेशनशिप हमें कंफर्म होती नजर आती है तो ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। अश्विनी नक्षत्र की पहली पदा में कोई पैदा होगा तो उसकी मैरिड लाइफ में डिफिकल्टीज आना बहुत, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, किसी की सुनेगा नहीं और सामने वाले की बात को तरजीह नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा, प्रायोरिटी नहीं देगा। और जो अपने पार्टनर की बात को प्रायोरिटी नहीं देगा, पक्की बात है उसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। अब वो कितने लेवल की डिस्टर्बेंस आती है ये देखने के लिए हमें पूरे चार्ट का एक होलिस्टिक व्यू लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कंफर्म है जो अश्विनी नक्षत्र के पहली पदा में पैदा हुआ है वो ऐसा ही होगा। अब जो दूसरी पदा में पैदा हुआ है अश्विनी नक्षत्र की, उसका मून शुक्र के नवमांश, मून अश्विनी नक्षत्र की पहली पदा में अश्विनी के नवमांश में हो गया, दूसरी पदा में हो गया शुक्र के नवमांश में, क्योंकि वो टॉरस का हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर मून सूर्य के साथ कनेक्शन बनाता है नवमांश में, ये बहुत डीप है। पहले हमने तिथि देखनी है, फिर हमने नक्षत्र देखना है, फिर हमने मून की राशि देखनी है, फिर हमने नवमांश देखा। तो बिना सोचे समझे बहुत सी चीजें कर देता है और अनाड़ी होता है दुनियादारी के मामलों में, समझ नहीं होती, समझ नहीं होती, बेवकूफ कह सकते हैं उसको, लेकिन डायरेक्टली बेवकूफ ना कहते हुए दुनियादारी के मामले में उतना एक्सपर्ट नहीं होता। अगर शुक्र के नवमांश में जो मून है हमारा, जो चंद्रमा है, मंगल से दृष्टि बनाए तो बंदा बहुत ज्यादा हाई ऑन हार्मोन्स होता है, कामुक स्वभाव, हाई ऑन हार्मोन्स होता है, और ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर चंद्रमा शुक्र के नवमांश में है, ये तब इस कंडीशन में पॉसिबल है अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के सेकंड पदा में, तो वो शुक्र के नवमांश में होगा ही होगा, और उसके साथ बुध का रिलेशन बन जाए तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। चंद्रमा में बुध के साथ रिलेशन बन जाए, अब इन सारे केसेस में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में ही है, बट लेकिन नवमांश में जाके उसका रिलेशनशिप कहाँ से आ रहा है वो आदमी की साइकोलॉजी को चेंज कर देगा। अगर गुरु से संबंध बन जाए तो शास्त्र पढ़ने का उसको शौक होता है, नॉवेल्स पढ़ने का उसको शौक होता है। अगर शुक्र से हो जाए, चंद्रमा शुक्र के नवमांश में शुक्र से ही हो, तो वेल मेंटेन्ड रहने का शौक होता है, वेल मेंटेन्ड और वेल नेचर्ड रहने का शौक होता है। और अगर ऐसा चंद्रमा शनि से दृष्ट हो जाए नवमांश में, अब ये आप देखो ये सारे चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के ही हैं, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रही है, वो क्रिएटिव होता है, हाथ की कला आती है उसको। और ये हम चंद्रमा के नवमांश फल सारावली चैप्टर नंबर 24 से लेके आ रहे हैं। ये टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है। तो हमारा जो नक्षत्र होता है हमारा मून से आता है जी, उसी मून से हमारे मून का नवमांश आता है। और वो जो मून का नवमांश होता है, मान लो किसी का मून चंद्रमा शुक्र के नवमांश में है, जैसे मेरा चंद्रमा शनि के नवमांश में। अच्छा,
अब ये तो चंद्रमा शनि के नवमांश में 10,000 लोगों का हो सकता है, लेकिन उस शनि के नवमांश में बैठे हुए चंद्रमा को अगर गलती से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो वो अपने काम को लेके ऑब्सेशन में आ जाता है। कितनी अच्छी बात है, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके ऑब्सेसिव होना कितनी अच्छी बात है। लेकिन यही अच्छी बात बुरी बात बन जाती है जब आप उसकी वाइफ की नजरिए से देखो तो, क्योंकि जो अपने काम को लेके ऑब्सेसिव होगा वो अपने घर में कम टाइम देगा। बिल्कुल, तो काम को लेके ऑब्सेसिव होना अच्छा या बुरा है, कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिपेंड करता है ना Depend करता पार्टनर कैसा है। पार्टनर का। चंद्रमा अगर शनि के नवमांश में है और शनि की दृष्टि है और बुरे शनि की दृष्टि है, बुरे शनि का मतलब नीच के शनि की या अशुभ पंचक में बैठे हुए शनि की दृष्टि है, तो उन लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, या कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, या IUI IVF कराना पड़ता है, या बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होती है। इस तरह से देखा जाता है। तो मून हमारा सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है। मून ही सब डिसाइड करता है। मून ही सब सेट करता है। हमें किस तरह का डिप्रेशन होगा, किस तरह की एंजाइटी होगी, ये भी मून डिसाइड करता है। हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंस भी मून डिसाइड करता है। हमारी ईटिंग प्रेफरेंस भी मून डिसाइड करता है। हमारी रीडिंग प्रेफरेंस भी मून डिसाइड करता है। जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ आपको ये बात समझाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं मून ही डिसाइड कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इन आवर कुंडली। अब मून मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये सबको पता है। अब लोग बात करते हैं, बाकी जो मैं पॉडकास्ट देखता हूँ या नॉलेजेबल चैनल देखता हूँ, कि मून मेष राशि में कैसा होगा। उनको ये समझाने की जरूरत है, मेष राशि में मून 30 डिग्री में वेरी करता है, और मेष राशि में मून कुछ पार्ट में पुष्कर नवमांश में होता है। जब मून अपने 7वें नवमांश में होता है 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक, अगर मेष राशि का मून है तो वो पुष्कर नवमांश में होता है। 9वें नवमांश में पुष्कर नवमांश में होता है, और पहले नवमांश में वर्गोत्तम होता है। ये तो बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पराशर, वरामीर और जैमिनी ऋषि तीनों ये कहते हैं कोई भी प्लेनेट पुष्कर हो, वर्गोत्तम हो, तो वो बेस्ट रिजल्ट देने के काबिल रखता है अगर वो कुंडली के लिए कारक है। तो पुष्कर नवमांश में और वर्गोत्तम नवमांश में मून हो और उसका उसमें नजर आ रहा हो कि वो नेगेटिव मून है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देगा, अगर ये नजर आ रहा हो, वो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मून पुष्कर नवमांश में है। अगर किसी को गुस्सा है तो वो गुस्सा पॉजिटिव भी हो जाता है। जटायु का गुस्सा पॉजिटिव हो गया, इफेक्ट उसका पॉजिटिव हो गया ना। अगर जटायु को गुस्सा ना आया होता और उसने रावण को ना रोका होता, वो अलग बात है, वो रोक नहीं पाया, तो कोशिश तो करी, तो भगवान राम उसको प्रणाम करते हैं, उसके भी मंदिर बने। और भीष्म पितामह को जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी गुस्सा नहीं आया, कितना बड़ा युद्ध हो, तो उसकी वजह से कितना बड़ा युद्ध हो गया। तो गुस्सा भी आपके मन से वो होगा ना। अगर गुस्सा आया तो उन्होंने उस गुस्से को दबा लिया। तो ये सब कहाँ से ऑर्गेनाइज होता है? यहाँ से। और ये कहाँ से ऑर्गेनाइज होता है? हमारे मून से, मून के नवमांश से, मून की तिथि से, मून के त्रिमसामसा से, ये 4 चीजों से, और मून के नक्षत्र से, ये 5 चीजों से हमारे मन का पता चलता है। और मैं इसमें बड़ी डीप रिसर्च कर रहा हूँ। डिप्रेशन, एंजाइटी, अनविलिंगनेस, और जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो एक नेगेटिव मेंटल हेल्थ की तरफ जाते, स्टेटस का ठीक ना होना, इसमें रिसर्च कर रहा हूँ। इसमें सब कुछ ही मून से लेना देना। और बहुत जल्द इसमें आपको एक मेरी बुक आती नजर आ जाएगी। किस नाम से? मून, माइंड एंड अवर हैबिट्स अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब अभी ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्यों अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अभी इस पे R&D करना शुरू किया है मैंने। क्योंकि लोग अगर आपको आपकी कैरेक्टरिस्टिक से नहीं बता पाए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, तो फेल एस्ट्रोलॉजर है। मैं टाइम जरूर लेता हूँ, लेकिन मैं फिर उस चीज को बहुत ढंग से करता हूँ। हाइपर फोकस मेरा 2025 का एक ही पॉइंट था कि मेरे को कुंडली को हाइपर फोकस होकर देखना। आपको गुस्सा आ रहा है, ये भी आपको मून बता रहा है। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, ये भी आपका मून बता रहा। आपको ठंड लग रही है, ये तो बॉडी बता रही है, लेकिन ठंड का रिएक्शन माइंड बता रहा है। गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुकने का रिएक्शन माइंड बता रहा है। हाँ जी, क्या करना आगे, क्या करना आगे। कई लोग बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं चल कोई नहीं, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, कई आराम से सिचुएशन हैंडल करते हैं, कई गुस्सा हो जाते हैं, हाँ, तो जो कई लड़ने लगते हैं। ये कहाँ से आ रहा है? प्लैनेट्स, मून। तो मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कुंडली, क्योंकि आप क्या सोचते हो ये मून डिसाइड करता है। आप जो सोचते हो उससे आपके रिएक्शन डिसाइड होते हैं, और ये आपके करियर पे भी इफेक्ट करता है। अब मैं यहाँ में पूछना चाहूंगी, जैसे कई लोग हैं जो सीरियल किलर्स होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं,
कि क्या ये भी नक्षत्र ही होते हैं आगे जाके कि वो मानने लग गया लोगों इसमें को? मून आउट ऑफ बाउंड्स, हम्म, मून के साथ नेगेटिव प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन और मून का साइज छोटा होना, अमावस्या में पैदा होना, पंचांग बुरा होना, इसमें ये सारे फैक्टर्स करते हैं जो आपको क्रिमिनोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं। ये भी तो मून ही है। वही मतलब वो तो कर ही रहा है ना गलत काम। कई लोग गलत काम को गलत काम भी नहीं समझते, हाँ गलत तुम्हारा सही मेरा सही नहीं है मतलब वो भी मून है। बड़ा तो है यार। कुंभकर्ण कहता कि मेरे भाई को चाहे उसने कुछ भी किया है, मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसका तो भाई है। उसका तो भाई है। तो ये उसका मून ही तो कह रहा है। आपकी जो सोसाइटी को लेके एक माइंडसेट होता है वो भी तो मून से आता है। एक कपल ने डिसाइड कर लिया कि वो ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे और एक लड़की ने डिवोर्स दे दिया, एक लड़के ने डिवोर्स दे दिया, तो वो उनका माइंडसेट कहाँ से आया? फैमिली ट्रेडिशन से भी नहीं आया, क्योंकि एक ही माँ बाप के तीन अलग अलग बच्चे हैं, तो तीनों अलग अलग माइंडसेट लेके पैदा होते बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो वो कौन सी चीज है जो इस चीज को अलग करती है, या डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर मून है, और मून का जो लास्ट में जाके डिसाइडिंग फैक्टर है वो आता है षष्टियांशा से। मून के षष्टियांशा देवता को देखना बहुत जरूरी है। अगर वो देवता अच्छा है तो आप मेंटली पूरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहोगे। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं इसमें सारी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि देखना कैसे है। एक आइडिया लग जाए। एक आइडिया लग जाता। मून का तिथि लॉट, नक्षत्र, नवमांश, त्रिमसांश और लगन मून, मतलब जो मून D1 चार्ट में लगन में, इन सबको कंबाइन करके हम आदमी का सर से लेकर पैर तक बता सकते हैं वो क्या सोचता है, उसकी थिंक लाइन क्या है, वो क्रिएटिव है कि क्रिएटिव नहीं है, वो सिडक्टिव है कि सिडक्टिव नहीं है, वो लोगों को लेके इमोशनल है या इमोशनल नहीं है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी समझ पूरी में प्रॉपर्टीज। ये शादी के वक्त देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप। इसलिए कुंडली मिलान और गुण मिलान अलग अलग होता है। ये मुझे आज आपसे ही पता चला है। कुंडली मिलान और गुण मिलान अलग अलग होता है, और मून से ही गुण मिलान किया जाता है, क्योंकि ऋषि वरामीर, ऋषि जैमिनी, ऋषि पराशर कहते हैं कि शादी दो मन का मिलन है। कहते हैं ना, मन का मिलन है। मन मिल जाए तो जल्दी कट जाती है। वही कट जाती है, क्योंकि जो इंसान है गलतियों का पुतला है। बिल्कुल। एक इंसान कितनी गलतियां कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सामने वाला वो गलतियां एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकती, कर सकता। यही डिपेंड करता है ना आगे पूरी लाइफ के लिए। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का डिवोर्स हो गया और उसको 400 करोड़ रुपए एलुमिनी देनी पड़ गई। अब कुछ तो हुआ होगा जो डिवोर्स हुआ मैरिड लाइफ में, और हमारे गली के जमादार का डिवोर्स नहीं हुआ, उसकी 50th एनिवर्सरी बन दिया। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है वो हमारे जमादार से, मतलब हमारा जमादार उससे ज्यादा बेटर है? नहीं कह सकते ना। तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी अपनी वाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाए, या कई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो अपनी, वो कौन सी वैन होती है मेकअप वाली, क्या बोलते हैं, वैनिटी वैन, वैनिटी वैन में सो जाते हैं, अपने बहुत बड़े घर में नहीं जाके सोते रात को। सही बात। तो वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी वैनिटी वैन में क्यों सो जाते हैं? इसकी वजह है क्योंकि उनका मून उनकी वाइफ के मून के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी मुंह से चेक की जाती है, सारी कंपैटिबिलिटी मून से चेक की जाती है। अगर इतना डिटेल थरो तो शायद मैरिड लाइफ की कुछ इतनी सारी चीजें एक दूसरे की पता चल जाए। पूरी एक एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, अगर वो ढंग से अपनी एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करे और मून को लेके D1 से लेकर D60 तक जाए, D1 जिसको हम बोलते हैं राशि चार्ट, D2 होरा, D3 द्रेशकांड, फिर नवमांश, फिर D7 सप्तमांश, फिर D12 द्वादशांश, D30 और D60, ये सारे चार्ट्स को मिला के, मून के नक्षत्र, तिथि और साइज को मिला के अगर ढंग से एनालाइज करे, वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से ऊपर जाके अच्छी काउंसलिंग दे सकता है। पढ़ाई अच्छे से कर ले अगर पढ़ाई अच्छी से, मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट से अच्छी काउंसलिंग दे सकता है। जो को पूरे सब कुछ पता ही चल गया अगर आप बंदा ही हाँ, तो कितना आप अच्छे से समझ पाओगे सामने पेशेंट को अपने। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं टॉक थेरेपी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं कभी भी बेमतलब के उपाय नहीं देता किसी को, अदर देन फास्टिंग, मंत्र और दान, डोनेशन। टॉक थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, लेकिन सामने वाले को आपकी कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। मेन बात वही है, जैसे भी आपने बताया एक इंसान के मून के प्लेसमेंट से उसकी पूरी बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सब कुछ पता चल सकता है। अगर कोई आपके पास अपनी कुंडली लेके आए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह, तो आप ये सब बता दोगे उसके बाद? सारा बताओ। मैं ऐसा क्यों हूँ? तो शादी वाले तो आपको कंसल्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। कर लोगे तो अच्छा है। नहीं, क्योंकि आजकल वैसे भी डिवोर्स वगैरह बहुत ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं। जब ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ जाती सही बात है।
इतनी चॉइसेस हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, एस्ट्रोलॉजी। जिनके पास 10 चॉइसेस होती हैं वो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आई एम द रिसर्चर ऑफ द शास्त्रास, और मैं 3 या 4 बुक्स में ही सारी एस्ट्रोलॉजी को समझता हूँ। उसी में जो है वो है पराशर होरा शास्त्र, बृहद जातक वरामीर, जैमिनी सूत्रम और सारावली। इन्हीं में जो मून के बारे में लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये मून नवमांश फल सारावली से बता रहा था, हाँ, चैप्टर नंबर 24। आपने बताया। खुला है, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। और ये जब मैं लगाता हूँ तो सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जैसे अभी किसी की अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही हैं, हाँ। कि आगे टेंडेंसीज तो समझाओ ना उसको, करने की, तो क्या उस चीज के उपाय भी होते टॉक थेरेपी दो, जो उपाय दिए जा सकते हैं वो तो देंगे। तो प्रॉब्लम अगर इतनी है तो उसको इतना तो कर सकते हो। हो सकता है कि कईयों की क्रिमिनल टेंडेंसीज आ सकती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती हैं। बहुत अजीब अजीब केस आते हैं, वो तो मैं टेस्टिमोनियल्स नहीं देता किसी चीज के। कोई किस्सा आप शेयर करना चाहो? नहीं। क्लाइंट प्राइवेसी इज द बिग, आई एम अंडर ओथ ऑफ द क्लाइंट प्राइवेसी, तो मतलब ही नहीं। ठीक है, ठीक है। XYZ कह के बता देता हूँ आपको XYZ कह के मतलब कि मुझे नाम पता क्या करना। बहुत ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इन पाकिस्तान द रेपिस्ट इज आइदर अ ब्रदर और आइदर अ फादर, तो इन इंडिया ऑल्सो समटाइम्स। तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स फादर में कहाँ से आई? तो ऐसी टेंडेंसीज कहाँ से आती हैं? यही इन्हीं चीजों से आती है। इससे नेगेटिव तो कुछ नहीं हो सकता ना, जो मैंने आपको बताया। ये तो सुन के ही खुद पे शर्म आती है कि कैसे ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, कैसे दुनिया बाप है वो। बाप है, ये तो उससे भी खतरनाक है, या उससे भी इट्स वर्स देन एनीथिंग, बट ऐसा होता है, हाँ, बहुतों के साथ होता है, हुआ है। अभी तो सोशल मीडिया काफी वास्ट हो गया है, बहुत डिस्टर्बिंग चीजें आ जाती हैं, बहुत ये डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं। होती हैं तभी आ जाती हैं ये। तो अगर कोई भी चीज कर रहा है, उसका मन उस चीज को करने का कर रहा है, तभी कर रहा है ना। आई नो अ पर्सन XYZ ABC हु हैज एक्सप्लॉइटेड हर पेट आल्सो। ये भी सुना ही है, बट दुर्योधन को पता था कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उसने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि मन इंद्रिय है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। गलत तो था वो। रावण को भी पता था वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं था उनको नहीं पता था। ये इंसान को पागल कर देता। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, फिर बार अपने पता होता है गलत। रजिस्टर को भी पता था कि वो द्रौपदी को दाव दाव पे लगा के गलत कर रहा है। वो तो हम लोग कई बार बहस करते हैं, हमारी की बात होती है ना कभी, तू बता तेरा क्या टेक है इस पे। तो जैसे ही आप तो अपनी, उसने तो जो गलत किया तू अपनी बीवी को लगा, देखा उसने लगा दी। मैं वही तो कह रहा हूँ, सबको पता था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत जो भी कर पाए, उनके मन ने, उनके मून ने, उनके चंद्रमा ने उनसे गलत करवाया। तो कल्प्रिट हम नहीं है, हमारा चंद्रमा है। सारे दोषी होने यार, मून ने करा है भाई, उन्हें अरेस्ट कर लो। आज के लिए इतना ड्रामा बहुत है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर मून से रिलेटेड कुछ करेंगे। मून, मेंटल हेल्थ, ये 2 मेरे ड्रीम टॉपिक्स है। मेंटल हेल्थ का तो थैंक यू खिलन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज तो आपने बहुत वाइडली बता दिया मून के बारे में। अभी तो और बाकी है, वो अगले वीडियो के लिए रखते हैं। एक एक राशि करके करेंगे। ठीक है, वो अगले वीडियो के लिए रखते हैं हम, जल्दी मिलेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।